नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब की बार यानी 2024 में बिहार में किसकी बहार, क्योंकि सवाल यहां 24 में 40 का चैलेंज है और दिल्ली में उसी की सरकार जो जीत लेगा बिहार। और इसीलिए पार्टियों ने जद्दोजहद अपनी तेज कर दी है। राज्य से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं जिसे अपने पाले में लाने के लिए एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों ने रणनीतिक तौर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और नतीजा इन्हीं के पाले में था, लेकिन इस बार बिहार का समीकरण बदला हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार इस बार आरजेडी और कांग्रेस के साथ है, यानी कि गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का। और इसलिए एनडीए के सामने यानी बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनौती इंडिया के सामने भी है, वो चुनौती है गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, जिसकी चर्चा लगभग जब से ये गठबंधन बना है तब से हो रही है। तो आज अगले आधे घंटे में हम समझेंगे क्या है बिहार का पूरा सियासी समीकरण, खासकर 2024 को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बिहार हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसके जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सुरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि जिसने बिहार जीत लिया उसने दिल्ली का आधा रास्ता तय कर लिया। लेकिन आजकल बिहार में 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, खासकर नए नवेले गठबंधन इंडिया में, जहां हर बीतते दिन के साथ सीट शेयरिंग की पेचीदगियां बढ़ती जा रही, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। सीट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में खींचतान का दौर जारी और इसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली में हुई बिहार कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 26 दिसंबर को दिल्ली में बैठक की। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बात हुई, साथ ही 2024 के लिए चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष कहा कि बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से 10 सीटों की मांग लोकसभा चुनाव के लिए रखेगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो जब गठबंधन होता है तो होता है, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। उस समय हम लोगों का गठबंधन राजद और वाम दलों के साथ था। इस बार एक नई पार्टी आई है जनता दल यू, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं और वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें फिर एक दो सीट इधर आगे पीछे होने में कोई बहुत तकलीफ नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में तनाव का ही नतीजा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार ने जेडीयू के 28 से 29 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं कार्य परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा। जेडीयू की इस बैठक में इंडिया के बीच सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही जदयू के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, यानी कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले सकते हैं। भले ही कांग्रेस 10 सीटों को लेकर अपना दावा कर रही हो, लेकिन बिहार के ताजा सियासी हालात को देखते हुए ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि बिहार में जेडीयू खुद को बड़े भाई की तर्ज पर देख रही है, वहीं आरजेडी भी खुद को जेडीयू के बराबर ही मान रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीटों को लेकर अच्छी खबर आती तो नहीं दिखती। हालांकि इस बीच बड़ी खबर भी आ गई है कि जेडीयू अध्यक्ष बदलने की खबरें महज अफवाह है। 28-29 को क्या होगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन अभी तो जेडीयू अफवाह कह रही है। क्या होता है देखना होगा। बहरहाल 2024 को लेकर भले ही विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देते हुए इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर रशाकशी का दौर जारी है, यानी आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में 4 प्रमुख दल हैं, इनमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल शामिल है। ऐसे में आखिर क्या क्या है बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती? चलिए पहले तो आपको यही बता देते हैं कि इन्हीं चुनौतियों से लड़ना होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सबसे पहले तो देखिए, इसकी चर्चा बार बार हो रही है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही सब
सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने बिल्कुल देर नहीं लगाई इसको समझते हुए, हालांकि सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपनी इच्छा भी सार्वजनिक कर दी। 40 में से 10 सीटों की डिमांड की। 2024 में बिहार में गठबंधन को कौन लीड करेगा, इसको लेकर भी सस्पेंस का दौर जारी है। और ऐसे में आरजेडी को प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी ही लीड कर रही है, आप जानते हैं। यानी आरजेडी के लीड करने का मतलब होगा भविष्य के लिए जेडीयू अपनी जमीन को छोटी कर रही है। और दूसरी ओर यह सोच एस्टैब्लिश हो चुकी है कि जिन हालात में अभी जेडीयू है, उस स्थिति में अगर उसे लीड दी गई तो इंडिया गठबंधन का नुकसान तय है। तो ऐसे में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी पार्टी लीड करेगी। अब देखिए, आरजेडी जेडीयू में कौन सी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टियां आरजेडी और जेडीयू ये बखूबी जानती है कि केंद्र की राजनीति में उनका क्या भविष्य है। और इसलिए बिहार में भविष्य को देखते हुए, बिहार में भविष्य की राजनीति को देखते हुए कोई सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने को आसानी से तैयार नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस है। अब ये भी आपको दिखाते हैं आगे बढ़कर कि ये सस्पेंस आखिर क्यों है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सस्पेंस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस सस्पेंस इसलिए क्योंकि 40 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के अपने अपने दावे हैं। और इन 40 सीटों के चयन को लेकर भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। मतलब कौन कहां से लड़ने की दावेदारी पेश करेगा, अभी ये भी तय नहीं है। आपको दिखाते हैं, देखिए उधर कांग्रेस भी कह रही है 10 सीटों पर। अब देखिए क्या हो रहा है बिहार में। इंडिया का सीट शेयरिंग फॉर्मूला देखिए, पार्टी और सीट हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू 17 सीटें, आरजेडी 17 सीटें, वाम दल 2 सीटें। कांग्रेस जो 10 की डिमांड कर रही है, ये बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है कि बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस से ये कहा है कि वे सहयोगी दलों को सिर्फ 6 सीटें दे सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी 17 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है और जाहिर तौर पर जेडीयू भी इससे एक भी सीट पीछे नहीं हटेगी। तो 17-17 इनका आंकड़ा हो जाता है। वाम दलों को 2 सीट देना मजबूरी होती है। बचते कितने हैं? बचती हैं 4 सीटें। यानी 10 से सीधा अगर ऐसा होता है तो 10 से सीधा लुढ़क कर कांग्रेस को आना होगा। 4 सीटों पर आपने सुना ही, कांग्रेस ये कह रही है कि 1-2 सीट आगे पीछे चल सकता है, लेकिन क्या 4 सीटों तक कांग्रेस आ जाए राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी, ये कांग्रेस को मंजूर होगा? देखना तो यही बाकी। और इसलिए इन सीटों को लेकर रार बढ़नी तय है। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे की, तो यहां पे आकर के चुनाव मेरे हिसाब से एक पेच फंसेगा। और वो पेच क्यों फंसेगा? क्योंकि जेडीयू चाहेगा कि कम से कम हम 16 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़े, हमें 16 सीटें मिले, जो हमारे सिटिंग एमपी है वो सीटें हमारे खाते में आए। और अगर जेडीयू को 16 सीटें मिलती है, तो जिस तरीके से आरजेडी वहां पे अपने आप को बड़ा भाई समझती है और आरजेडी ये कहती है कि हमारा वोटों के अंदर सबसे बड़ा स्टैग हमारा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो भी ये चाहेंगी कम से कम, जो जिस तरीके से हमने पिछली बार 19 सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो कम से कम 19 या 20 सीटों के ऊपर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहेगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन में टेंशन का मीटर अप है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमा भी परेशान है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए गठबंधन ने लगभग क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार नीतीश ने पाला बदल लिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 में बिहार की राह आसान नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार बिहार की जनता को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करा रही है। ये जताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी बिहार के हित में है। ये 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन केबल ब्रिज बनेगा, जिसके ऊपर 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा। इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है ये। एनडीए में भी सियासी दंगल होने की संभावना है। गठबंधन में शामिल छोटे दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एनडीए के सामने छोटे दलों की महत्वाकांक्षा पूरी करने की चुनौती है, खासकर चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की, क्योंकि हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी जमुई लोकसभा पर अपनी पार्टी का दावा ठोककर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इनको अपनी उपलब्धियां गिनानी होगी, जमीनी हकीकत बतानी होगी इनके सांसदों को। इनको बतानी होगी कि जो आपने वादे किए, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल पर इनको जनता घेरेगी और इनको बताना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ, जो वादे थे आपके, जो नारे थे आपको, बिहार की बेहतरी के लिए आपने क्या किया। ये चुनौतियां तो होगी
और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि चूंकि जैसे ही चुनाव में जाते हैं ये जनता पूछेगी इनसे ये सवाल, चूंकि मुद्दे तो हैं और मुद्दे मुखर हैं कि भाई हमने तो 39 सांसद दिया एनडीए के तौर पर, लेकिन ये 39 सांसदों ने मिलकर के बिहार के लिए क्या किया। अब याद कीजिए पिछला लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 का बीजेपी ने जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार मामला उल्टा है क्योंकि नीतीश की जेडीयू ने इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए के मुख्य घटक दलों में हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, ये तमाम पार्टियां भी शामिल होंगी और सूत्रों की माने अगर तो बीजेपी की ओर से अपने सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने की बात तय कही जा रही है। और ऐसे में एनडीए में सीटों का बंटवारा अब आपको दिखाते हैं कैसे हो सकता है। इंडिया गठबंधन में तो आपने देख लिया, लेकिन एनडीए के बीच वो कैसे होगा। देखिए, माना यह जा रहा है कि 30 सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी का दावा इससे कम सीटों का नहीं होगा और प्रदर्शन भी बीजेपी का बेहतर रहा है। चिराग पासवान की पार्टी देखिए, एलजेपी, रामविलास पासवान, 3 सीटें इनको दी जा सकती है। हालांकि रामविलास पासवान के बाद लोजपा का ग्राफ जबरदस्त रूप से गिरा है और खुद चिराग के लिए भी उनके राजनीतिक भविष्य की परीक्षा ये जरूर होगी। एलजेपी, अब उनके चाचा की पार्टी 3, इनको भी दी जा सकती है। एलजेडी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात की जाए तो पिछले चुनाव में इनकी पैठ इस चुनाव में देखा जाए साल दर साल वो बढ़ी है और ऐसे में बीजेपी इस बार उन्हें 2 सीटें, ये सम्मानजनक बीजेपी के हिसाब से 2 सीटें उनको दी जा सकती है। वैसे भी आपको बता दें, जबरदस्त रूप से उपेंद्र कुशवाहा हमलावर नीतीश कुमार पर दिखे हैं तो उनके सम्मान के साथ कोई छेड़खानी ना हो, बीजेपी की ये कोशिश होगी। बहरहाल अब देखिए, हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन पेच ये फंस रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है 3 से 4 सीटों की बात करती है, उनकी मांग है 3 से 4 सीटें। ऐसे में गठबंधन में तालमेल कैसे बिठाया जाएगा, बीजेपी के लिए यहां भी ये चुनौती साबित हो सकता है। राजनीति की इसी रस्साकशी में कभी बीजेपी आगे नजर आती है तो कभी इंडिया गठबंधन बाजी मारता दिखता है। लेकिन अब बिहार में नीतीश सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट पेश करके ऐसा पासा फेंका कि बीजेपी इसकी काट ढूंढने को बेताब हो उठी। जातीय जनगणना के बाद से देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करके पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग छेड़ी, तो साथ ही लोकसभा चुनावों से पहले दलित और पिछड़ों की राजनीति का खेल भी शुरू हो गया है। अगर बिहार के जातीय समीकरण की बात करें तो बिहार में यादव 14.26%, वहीं मुस्लिम आबादी 17.70%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% है, बनिया 2.31%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ की आबादी 0.06% है। बिहार की राजनीति में अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को ओबीसी की चिंता सताने लगती है, ओबीसी को आगे बढ़ाने की याद आने लगती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी हो या फिर विपक्ष के नेता, सबकी जुबान पर ओबीसी शब्द आ चुका है और पक्ष विपक्ष ओबीसी के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। जी हाँ, जातीय जनगणना, इसने एक तरीके से दावा पूरा बाजी है वो पलट दी और कैसे बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। आइए पहले आपको ये भी दिखा देते हैं अब कि जातीय जनगणना चुनावी मौसम में वो भी कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। तो जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक आपको समझाते हैं। ये देखिए, जो जातियां 2024 में बीजेपी का साथ देंगी, ये एनालिसिस दरअसल यानी जो बीजेपी का कोर वोट बैंक समझी जाती है उसके मुताबिक समझिए। देखिए, इनमें कौन कौन सी जातियां आती हैं। ब्राह्मण है 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार बीजेपी का कोर वोट बैंक समझे जाते हैं 2.86% और कायस्थ 0.60%। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं, कौन कौन सी उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। मुसलमान दर्जी की बात की जाए 0.25%, लोहार 3.45%, मुस्लिम धुनिया 2.86%, बढ़ई 0.60%। अब यहां अगर आप मुसलमान दर्जी और मुस्लिम धुनिया को देखेंगे तो दरअसल मोदी मैजिक जो है इन पर काम करता नजर आया है। अगर पिछले चुनाव में भी हम देखें और इस बार अगर यही मोदी मैजिक फिर से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के नहीं, अगर कारगर साबित होता है तो फिर ये भी यहां मुसलमान दर्जी का, मुस्लिम धुनिया, इनका भी ग्राफ जो है वो जुड़ जाता है एनडीए के साथ और ये भी लाभ देगा कुल मिलाकर के। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। कुछ और भी ऐसी जातियां हैं जिन पर ये काम कर सकता है। वो कैसे, आपको दिखाते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि सब कुछ डिपेंड जो करता है, क्योंकि सामने मोदी का चेहरा है और आपको याद होगा
कि इससे पहले केसी त्यागी बिहार के बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने कहा भी था केसी त्यागी ने कि मोदी के सामने कौन सा चेहरा, 1 साल से सिर्फ हम बैठ के कर रहे हैं, लेकिन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा अभी तक ये हम तय नहीं कर पाए और सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही होगी। तो मोदी फैक्टर काम करेगा तो ऐसे में कौन होगा उनके सामने। अब अगर असर हुआ तो हमने आपको बताया किस तरीके से कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है ये 3.74% पर पहुंच जाता है, यानी 27 के बाद और इसमें 3 जोड़ लीजिए तो कुल मिलाकर के 31 तक लगभग ये वोट प्रतिशत जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एनडीए गठबंधन के साथ है। लेकिन अब अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये कैसे काम करेगा, आइए उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है। खासकर जातीय जनगणना जो हुई है और सबसे बड़ा वोट बैंक जो है यादव वोट बैंक, वो बहुत मजबूत नजर आता है। कैसे, देखिए इनका वोट प्रतिशत कितना है वो अभी जातीय जनगणना में जो सामने भी आया है। सबसे पहले अगर यादवों की बात करें तो देखिए 14.26% यादव, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, मुस्लिम 17.70%। मुस्लिमों की बात की जाए तो हमेशा से वोट जो है आरजेडी और जेडीयू इनके बीच शिफ्ट होता रहा है, लेकिन गया इन्हीं के पास है, चाहे आरजेडी या जेडीयू। बाकी देखिए कानू भी है 2.21% है, कुम्हार 1.40%, बढ़ाई 1.45%। हालांकि ये आंकड़ा आपको कम नजर आता है एक एक करके, लेकिन जब जुड़ता है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट देखिए 8.66%, यहाँ ये आंकड़ा कुल मिलाकर के हो जाता है। और ऐसे में अगर आप इसका पूरा गुणा गणित करें तो ये कितने तक पहुंचता है, देखिए 52.76% तक। और ये बहुत बड़ा अंतर है, 31 कहां 52 कहां, आप समझ सकते हैं। और ऐसे में ये आंकड़ा ये भी बताता है, साफ है कि बिहार में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन खासी मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन यहां ये समझना होगा कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, ये लोकसभा चुनाव की बात है। और लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा काम आता है, मोदी मैजिक काम आता है। बिहार जिस ओर मुड़ जाए सत्ता उसी के झोले में गिर जाए। बिहार जिस पर मुहर लगा ले उसकी सरकार बन जाए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी शामिल है। उस चुनाव में बिहार के 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए। इससे सीटों का समीकरण पूरा उलझता दिख रहा है। चाहे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन हो या फिर नीतीश, तेजस्वी और विपक्ष का इंडिया गठबंधन, 2024 में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, वो भी खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार की 40 सीटों पर इस बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में तो दिखाई दे ही रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। साल 2005 के बाद से बिहार की सियासत भले जिस करवट बदली, मगर नीतीश जिस तरफ रहे सत्ता की चाबी उसी तरफ रही। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार बिहार को भेदना आसान नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाती है और किसे नकार देती है।